हेलो। हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं साथियों आप? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ हो, सब मस्त हो, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो। आरडब्ल्यूए परिवार में सभी भावित थानेदारों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल शर्मा। वेरी गुड, आ जाइएगा सभी जल्दी से। अंकित, जय श्री राम। विंता कुमारी, राम राम। दीपक, गुरुजी नमस्ते। शुभाशीष, डियर सागर, राम राम। सौरभ, राधे राधे। तारा, वेरी गुड। आ जाओ सभी, आ जाओ जल्दी से, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आ जाओ भाई। क्या दोस्तों, आप आ गए? तो आपकी आज्ञा अनुसार मैं आज की क्लास को विधिवत रूप से स्टार्ट कर रहा हूं। प्रिय साथियों, जो आज का अपना टॉपिक है आपको पता है, वो टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट। कौन सा टॉपिक है? डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसे आपदा प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। समझे मेरी बात? कौन सा टॉपिक है? देखो दोस्तों, एक बात बताता हूं। मैं जो ये काम कर रहा हूं ना मेरे दोस्त इंसाफ खान, ये आपके भले के लिए कर रहा हूं। हाँ, अरावली का ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियां अरावली में नहीं काउंट होगी। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का विरोध करता हूं और मैं ये भी कहता हूं कि पहले आप अरावली को देखो, इसकी पूरी की पूरी तरह, जैसे इसका पूरा अनुसंधान किया जाए। इस पर राजस्थान की जीवन रेखा है, ये इसको नष्ट नहीं किया नष्ट नहीं किया जाए। अब एक बात सुन ले इंसाफ खान, ये मैं जो आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, आपदा, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, ये टॉपिक मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? आपके सिलेबस में नहीं है दोस्त, लेकिन ये राजस्थान इकोनॉमी की दृष्टि से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इतना कोई बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना? ज्योग्राफी में इस टॉपिक का कोई नाम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मेरी वफादारी के नाते ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों। और मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, मेरा यही मानना है कि मैं, देखो सुनो, आपको अच्छे से इस बात का पता है कि एसआई में 1018 सीट है। और आप सभी साथी जो आरडब्ल्यूए से पढ़ते हो, वो लगभग 5-5.5 हजार के आसपास स्टूडेंट है, जिसमें लगभग 3,000 के आसपास तो 2800-2900, 3,000 के आसपास तो आपके ग्रुप में है। कुछ ऐसे साथी हैं जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ही नहीं कर रखा, वो हमारे पास कई बार पर्सनल मैसेज भी करते हैं। तो साथियों एक बात सुनो, आपको पता है अभी चयन तो 1018 साथियों का ही होना है, यह बात तो कट एंड क्लियर है, इसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। हाँ या ना? तो प्रिय दोस्तों, मैं मेरी वफादारी के नाते ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं कि आप आगामी कोई भी परीक्षा दो तो भी आपको राजस्थान भूगोल के लिए कहीं भी दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। इसलिए ये ऐसे टॉपिक में आपदा प्रबंधन आज में पूरा हो जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आगे जो टॉपिक है परिवहन, वो टॉपिक मेरे को दोबारा आपको पढ़ाना पड़ेगा आर्थिक समीक्षा में, तो वो भी मैं पीपीटी से ही पढ़ाऊंगा। परिवहन में जयपुर मेट्रो, सड़क परिवहन, हाँ जयपुर मेट्रो, उसके बाद में रेल परिवहन, फिर वायु परिवहन और फिर सड़क परिवहन। यहां तक कि अब जैसे मान लो जयपुर मेट्रो है, वो तो नहीं पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन आगे वाला तो दोबारा फिर बताना पड़ेगा। आर्थिक समीक्षा नहीं आने के बाद सड़कों के नए आंकड़े आ जाएंगे, सड़कों की लंबाई परिवर्तित हो जाएगी, तो बताओ पढ़ाना पड़ेगा या नहीं? इसलिए मैं ये चाहता हूं एक बार वो टॉपिक पढ़ा दूं ताकि भूगोल की दृष्टि से कंप्लीट हो जाए, दोबारा करंट अफेयर में फिर पढ़ेंगे। तो बताओ, अब मैं लिख के करवाऊंगा तो उन टॉपिकों में 15 दिन लगेंगे। सही बात है या गलत बात है? तो मैं आपका दोस्तों टाइम खराब नहीं करना चाहता। उसके बाद में अपने प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करेंगे, तो प्रैक्टिस सेट में जो बातें होती है, हाँ मेरा सिलेबस है
अगले हफ्ते ज्योग्राफी कंप्लीट मिलेगी आपको, उसके बाद में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करूंगा अगले हफ्ते, क्योंकि मुझे पता है कौन सा टॉपिक है। अब ये आपदा प्रबंधन होने के बाद में आपका दोस्तों एक तो टॉपिक रहेगा परिवहन, ठीक है ना, एक तो टॉपिक आपका बचेगा परिवहन, और दूसरा आपका टॉपिक एक अपने बीच में छोड़ा था, अभी इससे पर्सन कम आने के चांसेस है, आएंगे भी नहीं, वो टॉपिक था झील, आपको याद है क्या? तो दोनों टॉपिक प्री पीपीटी से पढ़ा दूंगा, अपने कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, करंट अफेयर की डेली क्लास होती है आदर्श सर की सुबह 6 बजे, वो आप अटेंड करो। हाँ, एक बात और सुनो, क्या दोस्तों आप राजस्थान करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो साथियों मैं ना टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित, अपना जो टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल है उस पर राजस्थान करंट अफेयर की क्लास लेके आऊंगा शनिवार को, यानी शनिवार कब है? कल है ना, कल शनिवार को मेरी 10 बजे मैराथन क्लास होगी और वो 10 बजे से लगभग 3-4 बजे तक चलेगी, तो आप उस क्लास से जुड़ना, ठीक है ना। जो राजस्थान करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं वो उस क्लास से जरूर जुड़ना, उसका लिंक आपके ग्रुप में मैं शेयर करवा दूंगा, ठीक है ना। पर्यटन टॉपिक पढ़ा तो दिया भाई, कौन सी दुनिया में है तू, पढ़ा दिया पर्यटन टॉपिक है, न्यू ही कमेंट करे जाए। हाँ, पढ़ना चाहते हो ना तो कल आप 10 बजे आ जाना टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर, वहां मेरी मैराथन क्लास है जो लगभग मैं आपको मान के चलो सितंबर अक्टूबर दिसंबर तक का करंट अफेयर करवाऊंगा, इस दिसंबर तक का, ठीक है ना। हाँ, साथ में बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिविजन हो जाएगा, मेरे से पहले पढ़े भी हैं वो साथी, ठीक है ना। हाँ, तो वहां आप आ जाना जिनको पढ़ना है वो, ओके। तो अब आप ऐसा करो, नोट्स नहीं बनाना पड़ा है, उसकी पीडीएफ निकलवा लेना आप, उसके प्रिंट आउट निकलवा लेना। हाँ, वो भी डालूंगा, उसकी आप निकलवा लेना, कल क्लास होगी, कल आ जाना। तो साथियों, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। आपदा के वह व्याधि, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, यानी इसे बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, ये टॉपिक है। अब देखो सुनो साथियों, आपदा के वह, आपदा को मतलब है व्याधि, आपा कोई भी संकट मोल ले लिया, यानी अयाधि व्याधि मोल ले लिया, बाकी वह एक आपदा वह, एक तो आपा जानबूझ के आपदा मोल लिया बा आपदा वह, और एक बा आपदा वह जबकि प्रकृति उत्पन्न कर दिया अपने सामने, प्रकृति उत्पन्न कर दे। तो दो प्रकार की आपदा होती है, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। साथियों, जैसे मान लो प्रकृति ने कैसे अपने सामने आपदा उत्पन्न कर दी, जैसे मान लीजिए अब सरसों की फसल है और गेहूं की फसल है। अब साथियों, सरसों की फसल और गेहूं की फसल को ठंड की जरूरत है, ठंड की जरूरत का मतलब है बरसात की आवश्यकता है। दूसरी ओस कोहरा धुंध की आवश्यकता है, धुंध में पानी हो उससे अच्छी चलती है। अब कोहरा भी नहीं आ रहा, धुंध भी नहीं आ रही, सुबह धूप निकल जाती है, बरसात भी नहीं हो रही, तो ये क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है, भी आप व्याधि मोल ले ली। एक वह मानव जनित आपदा, मानव जनित आपदा के वह कि आपा ने पतो है कि अपनी गेहूं की फसल है जो कि ठीक चलने लग रही है, अपने उसमें ऐसी पेस्टिसाइड खाद वगैरह डाल दी, या उसमें अपने ट्रैक्टर चला दिया या कुछ और कर दिया, तो वो गेहूं की फसल क्या हो गई? नष्ट हो गई। वो अपने आपदा जानबूझ करके अपनी खेती खराब करके मोल ले ली। या मान लो अब गेहूं का टाइम है, यानी अब रबी की फसल की बुआई या बिजाई चल रही है, और अपने वहां पर खरीफ की फसल जैसे मक्का बो दी, तो आ एक मानव जनित आपदा आप जान करके ब्यादी मोल ले ली। सर्दी में गर्मी पड़े, हमारा हाँ हमारे भी आई कहानी है साथियों, गरगा का जमावणो जमुनो जमावा, पर गर्मी पड़े के जमावा जमावणो, बताओ। तो प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, देखो साथियों, परिवर्तनों का वह प्रभाव जो एक तो होता है मानव के हित में, क्या बताया मैंने? परिवर्तनों का वह प्रभाव जो मानव के हित में होता है उसे कहते हैं दोस्तों प्रकृति का वरदान। परिवर्तनों का वह प्रभाव जो मानव के हित में होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रकृति का वरदान। मानव के हित में कैसे? भी जैसे वो काम जो मानव के लिए लाभकारी हो, तो परिवर्तनों का वह प्रभाव जो मानव के हित में हो उन्हें प्रकृति का वरदान कहते हैं, और मानव के अहित में हो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। समझ गए ना? तो
ये टॉपिक है अपना प्राकृतिक आपदाएं प्रबंधन। परिवर्तनों का वह प्रभाव जो मानव के हित में हो उन्हें प्रकृति का वरदान कहते हैं, मानव के अहित में हो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। आगे चलो, इसके बाद में फिर आ जाओ प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण, किसे किसे प्रकार की आपदा है दोस्तों। एक तो होती है मौसमी आपदा। मौसमी आपदाएं कैसे, जैसे मान लो चक्रवात है, जैसे ओलावृष्टि है, जैसे अतिवृष्टि है, जैसे हिमपात है। चक्रवात का मतलब जानते हो आप, हाँ। ओलावृष्टि का मतलब है बर्फबारी, ओला पड़ गया, गड़ा पड़ गया। अतिवृष्टि का मतलब हो गया बरसात इतनी ज्यादा हो गई कि फसलें बर्बाद हो गई। हिमपात का मतलब हो गया बर्फ गिरनी स्टार्ट हो गई, या हाँ तो हाँ आपदा है। इसके बाद में एक है दोस्तों स्थलाकृतिक आपदाएं। स्थलाकृतिक आपदाओं का मतलब है भी जैसे पृथ्वी पर जो मूवमेंट हुआ, यानी अंडर मूवमेंट के कारण जो आपदा उत्पन्न हुई उन्हें बोलते हैं स्थलाकृतिक आपदा। जैसे मान लो भूकंप आ गया, तो भूकंप कोई लेके थोड़ी आया है, ये एक है तो प्राकृतिक आपदा, लेकिन ये उत्पन्न कैसे हुई है, हाँ चक्रवात तूफान ही वह तो। स्थलाकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप है, भूसंकलन है, ज्वालामुखी है, ये आपदाएं। एक होती है साथियों जीव जनित आपदा। जीव जनित आपदा कौन सी है, जैसे मान लो टिड्डी आ गई। अब टिड्डी को कोई बुला के लाया था क्या कि आ जाओ टिड्डी, आओ 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 आओ, ऐसे करके तो कोई बुला के नहीं लाया था। टिड्डी को कोई भी बुला करके नहीं लाया, टिड्डी तो अपने आप आई है। तो ये क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। इसके बाद में जैसे मान लो अपने नरमे की फसल थी हमारे यहां, तो नरमे की फसल पिछली साल, अब की बार तो चलो ठीक ठाक हो गई थी, पिछली साल नरमे की फसल नष्ट हो गई थी दोस्तों। उसमें गुलाबी सुंडी आ गई थी, गुलाबी सुंडी यानी गुलाबी रंगी लट पड़ गई नरमे में, तो नरमे को जो टिंडो बिन खा गई। अब बताओ भी गुलाबी सुंडी कोई नुन तो दे गए होगे, कोई निमंत्रण पत्र दे गए हो भी तू आप आओ और हमारे नरमे की फसल को नष्ट करो, आओ आओ आपका स्वागत है, नहीं, अपने आप आई थी। उसके बाद में जैसो प्राकृतिक आप जीव जनित आपदा क्या है, जैसे मान लो मृत पशु है, मृत पशुओं से विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही है। इसके बाद में मानव जनित आपदाएं बे वह जबकि आप व्याधि जान करके मोल ले लिया। जैसे मान लो युद्ध है, यह एक मानव जनित आपदा, युद्ध कोई प्रकृति थोड़ी करवा रही है। जैसे दंगा है, जैसे अग्निकांड है, जैसे भोपाल गैस त्रासदी है। ये जो आपदा है ये क्या है साथियों, प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदाएं हैं। समझ गए। तो प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण अपने चार भागों में करते हैं। जैसे मौसमी आपदाएं जो मौसम के कारण उत्पन्न होती है, स्थलाकृतिक आपदाएं वो होती है जिसमें भूकंप है, भूसंकलन है, ज्वालामुखी आदि। जीव जनित आपदाएं टिड्डी, मृत पशु। मानव जनित आपदाएं युद्ध, दंगा, अग्निकांड और भोपाल गैस त्रासदी। इसके बाद में फिर आ गया, देखो सुनो, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए क्या काम किया गया था। तो साथियों भारत में आपदा प्रबंधन का प्रथम जो प्रयास किया गया था, सर्वप्रथम प्रयास, वो 1995 को किया गया था। भारत में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास 1995 में किया गया दोस्तों। और देखो सुनो, केंद्र स्तर पर आपदाओं से निपटने के लिए तीन विभागों की स्थापना की गई राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 के तहत। क्या बताया मैंने, भारत में आपदा प्रबंधन प्रथम प्रयास 1995 में किया गया। इसमें क्या है, केंद्र स्तर पर दोस्तों आपदाओं से निपटने हेतु 3 विभागों की स्थापना की गई राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 के तहत। पहले तो था, पहला विभाग बनाया गया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। ये तीनों संस्थाएं केंद्र स्तर पर कार्य करती है। गठन आपदा अधिनियम 2005 के तहत इनका गठन किया गया था। इसके बाद में देखो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन एवं प्राधिकरण 2009। राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन एवं प्राधिकरण 2009, इसका मुख्यालय जयपुर में है और इसका अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री। हाँ दोस्त, ये ऐसे टॉपिक मैं मेरे विवेक के आधार पर करवा रहा हूं, क्योंकि मैं मेरा स्वाभिमान जिंदा रखना चाहता हूं कि साथियों आप कोई भी तैयारी करो आपको दिक्कत ना आए, इसलिए ठीक है ना। नहीं मैं स्किप भी कर सकता था भी, ये आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक आपदा आपके टॉपिक है नहीं, लेकिन यार मैं आपकी सफलता के लिए दोस्तों नस तक देने को तैयार हूं, ठीक है ना। हाँ आप एक सफल नागरिक बनिए, आपकी सफलता के लिए ये सारे कदम उठा रहा हूं। तो ये देखो समझ में आई।
हाँ, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लो, क्योंकि आर्थिक समीक्षा में भी पूछ ले भी, जैसे मान लो समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। हालांकि प्रश्न सारा राजस्थान ज्योग्राफी का पेपर में 8-9 ही आवेगा, 8-9 से ज्यादा तो मिलेंगे ही नहीं। तो राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन एवं प्राधिकरण 2009, जयपुर, अध्यक्ष कौन होता है इसका? मुख्यमंत्री। चलिए, इसके बाद में सूखा एवं अकाल। सूखा एवं अकाल, अकाल के दोस्तों 3 रूप होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो साथियों, सूखा एवं अकाल, अकाल के रूप कितने होते हैं? 3। एक तो होता है दोस्तों अन्न का अकाल। अन्न जानते हो आप? अन्न तो सारे ही जानते हैं क्या जी, तो पुराने बूढ़िया की कहावत है कि जी भाई साहब, पेट के लिए अन्न के लिए बाजा। बताओ हाँ या ना? तो साथियों, अन्न का अकाल, अन्न की कमी, वर्षा कम होने के कारण। अन्न का अकाल किसे कहते हैं? वर्षा इतनी कम हुई कि अन्न की क्या हो गई? कमी हो गई, वो होता है अन्न का अकाल। इसके बाद में आता है द्विकाल। द्विकाल का मतलब होता है अन्न एवं जल दोनों की कमी, और त्रिकाल का मतलब है अन्न, जल और चारा तीनों की कमी। अन्न का अकाल क्या होता है? अन्न की कमी हुई वर्षा कम होने के कारण। द्विकाल, अन्न और जल दोनों की कमी हो गई। त्रिकाल का मतलब है अन्न भी नहीं है, पानी भी नहीं है, और पशुओं के लिए चारा भी नहीं है, इसे बोलते हैं त्रिकाल। इसके बाद में राजस्थान में देखो, सुनो, अकाल के बारे में चर्चा करते हुए सर्वप्रथम एक कहावत प्रचलित है। राजस्थान में अकाल को लेकर एक कहावत प्रचलित है, और वो कहावत है छातियों, तीजो कूरियो आठो काल। के कहावत है? तीजो कूरियो आठो काल। कूरियो, कूरियो दोस्तों किन बोला है? पिल्ले, यानी जैसे कुतिया के जो बच्चे होते हैं, हमारे मारली भाषा में कूरियो बोले कर, कूरियो। ये वो नहीं है, ये कूरियो। तीजो कूरियो आठो काल। कूरियो का मतलब होता है यहां पर तीसरे वर्ष अर्ध अकाल पड़ता है, मतलब अर्ध, हाफ। ठीक है, तीजो कूरियो आठो काल, इसका मतलब क्या है? तीसरे वर्ष अर्ध अकाल पड़ता है, और 8 वर्ष में एक बार भयंकर अकाल पड़ता है। तो तीसरे साल अर्ध अकाल पड़ता है, और 8 वर्ष में भयंकर अकाल पड़ता है। ये अकाल को लेकर एक कहावत भी प्रचलित है। सुनीता गुर्जर सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक्स। इसके बाद में है छात्रों, अब कुछ बातें याद रखना। विक्रम सन 1899, 1900 में साथियों, विक्रम सन 1899, 1900, और ईस्वी सन है 1842-43 में साथियों अकाल पड़ा, जिस अकाल को नाम दिया गया था सहसा भूदशा। ये नाम याद रखना, सहसा भूदशा। विक्रम सन, अब रामकुमार सर ने आपको त्योहार टॉपिक पढ़ाया था, बताओ हाँ या ना? त्योहार टॉपिक पढ़ाया था। त्योहार टॉपिकों में दोस्तों आपको रामकुमार सर ने बताया था, एक तो विक्रम सन, एक है ईस्वी सन, एक है हिजरी सन। इनके बारे में आपको बताया था। विक्रम सन, ईस्वी सन, हिजरी सन, ये कैसे निकालते हैं ये भी आपको बताया था। भी जैसे विक्रम सन में क्या करते हैं दोस्तों, विक्रम सन में 57 माइनस कर देते हैं तो ईस्वी सन आ जाता है। ये बात आपको बताई है। एक छोटी सी बात और साझा करूं, महिला वर्ग बहुत रुचि रखती है, टिन्नू चौधरी जैसे, सुनीता, बहुत सी, जैसे मान लो लड़कियों, आपने सुना है भी, जैसे मान लो आज तीज को व्रत है, आज चौथ को व्रत है, आज पंचू को व्रत है, आज छठ को व्रत है, आज ऊब छठ है, आज यो व्रत है, आज यो व्रत है। और महिलाएं क्या करती है? चंद्रमा को देख करके और खाना खाती है। बताएं हाँ या ना? यानी व्रत उतारती है, उपवास रखती है। बताओ सही बात है या गलत बात है? पुरुष वर्ग को तो इनके बारे में नहीं पता होता, लेकिन महिला वर्ग को अच्छे से पता होता है। हाँ या ना? बोलो, जल्दी बोलो, टॉपिक भी पूरा करना है। यस या नो? लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। तो इसके बारे में आप पढ़ते हो। जैसे साथियों, जैसे मान लो आपने सुना है कि आज तीज है। आज क्या है? जैसे आज तीज का व्रत है, तो अपने को चंद्रमा 8:15 बजे दिखाई देगा। आज चौथ का व्रत है, चंद्रमा 9 बजे दिखाई देगा। आज पांचू को व्रत है, आज इतना बजे है, आज इतो है, आज यू है, आज यू है। ये बात आपने सुनी है ना सभी ने? आप जानते हो क्या इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो तीज का मतलब क्या होता है? तीज, चौथ,
पंचमी, षष्टमी, हाँ, इनका निर्धारण किया जाता है चंद्रमा के उदय और अस्त की स्थिति के आधार पर। कैसे? ध्यानपूर्वक सुनना आज मेरी बात। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आज मान लो कृष्ण पक्ष की एकम है। जैसे मान लो आज क्या है? कृष्ण पक्ष की एकम है। कृष्ण पक्ष की क्या है? कृष्ण पक्ष की एकम है। जैसे मान लीजिए आज कृष्ण पक्ष की एकम है, तो इसका मतलब है आपको एक घड़ी चांद दिखाई देगा, एक घड़ी चंद्रमा दिखाई देगा, चंद्रमा दिखाई देगा। समझ गए? जैसे आपने ये सुना है ना, अभी एकम का मतलब होता है एक घड़ी। एक घड़ी का मतलब क्या होता है? 45 मिनट चंद्रमा दिखाई देता है। 45 मिनट, 45 मिनट का मतलब है जैसे चंद्रमा उदय होने का समय अगर 7:15 बजे है, तो एक घड़ी होती है 45 मिनट की। एक घड़ी कितने मिनट की? 45 मिनट की होती है। एक घड़ी 45 मिनट की। अगर चंद्रमा उदय होने का समय 7:15 है, तो ये 7:15 से लेकर के 8 बजे तक आपको दिखाई देगा। हाँ, दूज का मतलब होता है 2 घड़ी। ये कम होता जाता है। अमावस की रात फिर क्या हो जाती है? काली होती है। समझ गए ना? हाँ, जैसे शुक्ल पक्ष की एकम है तो 8 से 8:45 दूज है, तो हाँ, ये होता है कहानी एक घड़ी। जैसे अब मान लो कृष्ण पक्ष की चौथ है, अब धीरे धीरे चंद्रमा लेट उदय होगा। जैसे कृष्ण पक्ष है ना, तो कृष्ण पक्ष में लेट जो 7 बजे उदय हुआ था, वो अब कितने बजे होगा? अगर चौथ है तो 4 घड़ी लेट। 4 घड़ी का मतलब होता है, 4 घड़ी का मतलब होता है 45 मिनट की एक घड़ी होती है। 45 दूना 90 दूनी 180 मिनट लेट। जो चंद्रमा 7:15 बजे उदय होने वाला था, वो 180 मिनट, 7:15 से 180 मिनट जोड़ दो, 160 या 180, 3 घंटे लेट। 7:15 और 3 10:15 बजे दिखाई देगा। ये कहानी होती है। कृष्ण पक्ष है ना, तो कम होता जाएगा। फिर शुक्ल पक्ष है तो 1 घड़ी, 2 घड़ी, 3 घड़ी ऐसे बढ़ता जाएगा। अमावस्या की रात बिल्कुल काली होती है और पूर्णिमा की रात में पूरी रात चंद्रमा दिखाई देता है। ये कहानी होती है, ठीक है ना? थोड़ा ध्यान रखना। तो तीजो कुरियो तीसरे वर्षार्ध काल और 8वें वर्ष भयंकर अकाल पड़ता है। विक्रम सन 1899 1900 ईस्वी सन 1842-43 में अकाल पड़ा, जिसे सहसा भूदशा नाम दिया गया। इसके बाद में दूसरी बात सुनो दोस्तों, विक्रम संवत 1956 ईस्वी संवत 1857 में त्रिकाल पड़ा। त्रिकाल का मतलब क्या है? अन्न जल और चारा तीनों की कमी हो गई। समझ गए ना मेरी बात? विक्रम सन 1956 ईस्वी सन 1899 इसमें त्रिकाल पड़ा। यह अकाल विक्रम सन 1956 में पड़ा, इसलिए इसे नाम दिया गया छप्पनिया अकाल। यह त्रिकाल था, अन्न जन चल चारा तीनों की क्या हो गई? कमी हो गई। इसके बाद में फिर है 20वीं शताब्दी या 1988-89 में विगत 100 वर्षों का सबसे भीषण अकाल पड़ा, जिसे मैक्रोडॉट नाम दिया गया। यह अकाल राजस्थान के धौलपुर जिले को छोड़कर सभी जिलों में पड़ा था। क्लियर है बात? 20वीं शताब्दी या 1988-89 में विगत 100 वर्षों का सबसे भीषण अकाल था, जिसे मैक्रोडॉट नाम दिया। यह अकाल राजस्थान के धौलपुर जिले को छोड़कर सभी जिलों में पड़ा था। आगे इसके बाद में आ जाती है सूखे से निपटने हेतु संचालित विभिन्न कार्यक्रम। हाँ, यही तो है वो छप्पनिया अकाल। विक्रम सन 1956 में पड़ने के कारण छप्पनिया अकाल ईस्वी सन 1899। हाँ, आज अमावस्या है तो आज बिल्कुल भी चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जैसे कृष्ण पक्ष की एकम को एक घड़ी चांद कम होता है। जो 7 बजे उदय होता है वो 7:45 पर। दूज को 2 घड़ी कम, तीज को 3 घड़ी कम, 4 को कम होते होते अमावस को दिखाई नहीं देगा।
इसके बाद में फिर आगे देखो, सुनो, सूखे से निपटने हेतु संचालित विभिन्न कार्यक्रम, केंद्र व राज्य सरकार के संयुक्त कार्यक्रम पढ़ेंगे पहले। एक नंबर पर है देखो दोस्तों, सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम। यह सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 में इसे लागू किया, 73-74 में इसकी घोषणा की गई, जबकि यह लागू यानी क्रियान्वयन यह शुरू हुआ था 1974-75 में। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है सूखा संभावित क्षेत्रों में भूमि जल व अन्य संसाधनों का विकास करना। सूखा संभाव्य क्षेत्र में भूमि जल और अन्य संसाधनों का विकास करना। 1 अप्रैल 1995 को यह कार्यक्रम जल समर योजना के तहत व 2003 में हरियाली परियोजना के तहत यह कार्यक्रम चलाया गया था। इसकी आगे की विशेषता देखो, यह कार्यक्रम भारत के 16 राज्यों में जबकि राजस्थान के 11 जिलों में चल रहा है। भारत के 16 राज्यों में और राजस्थान के 11 जिलों में। 1 अप्रैल 1999 के बाद इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार का अंश, केंद्र का 75% है और राज्य का 25% है। यह प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जाता है। क्लियर है? इसके बाद में दूसरा है दोस्तों मरु विकास कार्यक्रम। यह चला था 1977-78 में। उद्देश्य है मरुस्थलीकरण को रोकना। यह कार्यक्रम भारत के 7 राज्यों में चल रहा है। कौन सा? मरु विकास कार्यक्रम। अब सीधा पेपर में यही प्रश्न पूछा जाता है, सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम का क्रियान्वयन 1974-75 में, मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में, मरुस्थलीकरण को रोकना, और साथियों यह कार्यक्रम भारत के 7 राज्यों में चल रहा है। इसके बाद में देखो, मरु विकास कार्यक्रम में 1994-95 तक राजस्थान के 11 जिले शामिल थे, जबकि वर्तमान में 16 जिले। और ये 16 जिले जो शामिल है ये कहां के हैं? 16 जिले याद रखना, पश्चिमी राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के जिले इसमें शामिल है। 1 अप्रैल 1999 के बाद केंद्र और राज्य का हिस्सा, केंद्र का 75% और राज्य का 25%। सच्ची बात आप मुझे एक बता दो, इतना डीपली आपने ये टॉपिक आज तक कभी पढ़ा है क्या? आरएस तक प्रश्न बार नहीं जाएगा, यही बात पूछी जाती है। इसके बाद में फिर आ जाओ, आगे है कंदरा सुधार कार्यक्रम। अब मैंने आपको चंबल नदी करवाई तो वहां कंदरा सब कुछ बताया था, कंदरा, अवनालिका, बीहड़, सब कुछ बताया था। कंदरा सुधार कार्यक्रम 1987-88 में शुरू किया गया और उद्देश्य क्या है? कंदरा एवं बीहड़ भूमि सुधारना। यह कार्यक्रम राजस्थान में चंबल क्षेत्र में चल रहा है, जैसे कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन जिलों में यह कार्यक्रम है चल रहा है। फिर आता है दोस्तों समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1989-90 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है बंजर भूमि को सुधारना और यह कार्यक्रम राज्य के 10 जिलों में चल रहा है, बंजर भूमि को सुधारना। हाँ बिल्कुल यशवंत दायमा। इसके बाद में नेक्स्ट है समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम। समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम 1992-93 में शुरू किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? गैर वन क्षेत्रों में जलाने के लिए लकड़ी, घास एवं चारा पैदा करना। इसमें केंद्र का 11 और राज्य का 1% अंश है। अगर मान लीजिए कुल 12 रुपए खर्चा होना है तो 11 रुपए राज्य सरकार देगी, 11 रुपए केंद्र सरकार, 1 रुपए राज्य सरकार। समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम यह केंद्र और राज्य दोनों के संयुक्त है। ठीक है, 1992-93 में। इसके बाद में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1993-94 में शुरू किया गया और इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में सुधार। 2016-17 से केंद्र का 60% और राज्य का 40% इसमें क्या है दोस्तों? हिस्सा है। हाँ, कौन सा? सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1993-94, उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में यह कार्यक्रम चल रहा है और 2016-17 से केंद्र का 60% और राज्य का 40% इसमें क्या है? हिस्सा है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सांसद कौन होता है दोस्तों? जो लोकसभा का सदस्य होता है। समझ गए? सांसद किसे बोलते हैं? अपने एमएलए होता है विधायक है। हाँ वेरी गुड। सांसद गुण वह सर ने आपको पढ़ाया ना, सांसद और विधायक। वेरी गुड।
यानी प्रत्येक क्षेत्र में जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है वो होता है सांसद, और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है वो होता है विधायक। विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र का जो सदस्य निर्वाचित होता है वो सांसद कहलाता है। वेरी गुड। तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1993 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। भी जैसे केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की किसी भी क्षेत्र में लोकसभा सदस्य है। वेरी गुड। भी केंद्र सरकार क्या करेगी, यहां मान लीजिए आप, अब मेरा गंगानगर क्षेत्र है, आपका कोई भी क्षेत्र है, यहां हमारे लोकसभा सदस्य है, जैसे वो क्या करेंगे, केंद्र सरकार को अपने क्षेत्र की मांग बताएंगे, भी हमारे क्षेत्र में ये काम आपने करना चाहिए, फिर केंद्र सरकार वहां से बजट देगी। ठीक है। और राज्य सरकार को बजट ले आने वाला काम कौन करे, विधायक, एमएलए, और ये वह एमपी। कौन होता है ये, एमपी। तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1993 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा शुरू की गई योजना है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया और यह राज्य के 10 जिलों में चल रहा है। कौन सा कार्यक्रम, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1995, राज्य के 10 जिलों में। इसके बाद में जल ग्रहण विकास कार्यक्रम, ये 1995 में क्या किया गया था साथी, शुरू किया गया था। फिर इसके बाद में आता है जीवन धारा योजना। अब मैंने आपको समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम में बताया था कि 1995-96 में यह कार्यक्रम जीवन धारा योजना के तहत, और 2003 के बाद यह कार्यक्रम हरियाली परियोजना के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। मतलब इसमें इसका बजट जोड़ दिया और कुछ पैसा उस कार्यक्रम को भी दे दिया। यह है जीवन धारा योजना 1996-97 में दोस्तों शुरू की गई थी। उद्देश्य क्या है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लघु व सीमांत कृषकों को कुओं के निर्माण हेतु केंद्र सरकार द्वारा 100% अनुदान देना। साथियों आपको याद होगा 1996-97 के तहत क्या करते थे कि गांव-गांव में, जैसे मान लो खेतों में लघु और सीमांत कृषकों को कुओं के लिए गवर्नमेंट क्या करती थी, जैसे पैसा देती थी। वो पैसा नगद पैसा नहीं, गवर्नमेंट ने गेहूं वितरित किया था, कणक दी, क्या गेहूं ले जाओ थे, आप बेच गए और थारो जो कुओं लगाए हुए भी पीसो पूरो कर लियो बाहिया। क्या खातर है कि गेहूं को के करियो 12 भेजी जन गेहूं होगी रिजेक्ट, 12 विदेश जी अमरीका और भेजी बांग रिजेक्ट कर दी, भी आ गेहूं में तो कौन लिया, तो 5 साल भारत में लिए अभी ने लिया आगे बांट दी, लोगों ने फ्री में बांट दियो अपन लाने, बंग की कोनी है, डाइजेशन सिस्टम बहुत तकड़ो है, पचा देगा कांकराई। तो जीवन धारा योजना 1996-97 में उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लघु व सीमांत कृषकों को कुओं के निर्माण हेतु केंद्र सरकार द्वारा 100% अनुदान देना। इसके बाद में नेक्स्ट है हरियाली परियोजना। यह 2003 में क्रियान्वित की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, जल संग्रहण, वर्षा जल का संचयन, पेयजल समस्या का समाधान और मत्स्य पालन तथा वृक्षारोपण करना। हरियाली परियोजना का यह क्या था, उद्देश्य था। तो जीवन धारा योजना 1996-97, हरियाली परियोजना 2003। उद्देश्य क्या है, जल संग्रहण, वर्षा जल का संचयन, पेयजल समस्या का समाधान, मत्स्य पालन और वृक्षारोपण करना। यह इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद में आगे आता है दोस्तों मरु गोचर योजना। मेरे साथी मरु गोचर योजना 2003-04 में शुरू की गई थी और उद्देश्य है चारागाहों की स्थापना करना। राज्य के 10 जिलों में यह योजना चल रही है। इसमें केंद्र का 75% और राज्य का 25% क्या है, हिस्सा है। मरु गोचर योजना, ये पीछे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने प्रश्न भी पूछा था। मरु गोचर योजना 2003-04 में उद्देश्य चारागाहों की स्थापना करना। राज्य के 10 जिलों में ये चल रही है। केंद्र का 75% और राज्य का इसमें 25% हिस्सा है। इसके बाद में फिर आता है एकीकृत जल ग्रहण परियोजना। ये 2008 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य है जल संग्रहण। इसमें केंद्र का 90% और राज्य का 10% क्या है, हिस्सा है। केंद्र इसमें 90%, 100 रुपए अगर खर्च करने हैं तो 90 रुपए केंद्र सरकार देगी, 10 रुपए राज्य सरकार देगी। चलिए अब एक बार ये राज्य सरकार की क्षेत्रीय योजनाएं हैं, लेकिन पहले इन योजनाओं को एक बार रिपीट करते हैं, सन रिपीट करते हैं, जो आपसे सन पेपर में पूछे जाते हैं। चलो देखो सुनो, पहले नंबर पर आप याद रखना सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम 1993-94, जबकि इसका क्रियान्वयन 1973-74, जबकि इसका क्रियान्वयन 1974-75 में किया गया था। और
इसके बाद में देखो सुनो, दूसरी बात आप याद रखना, इसमें केंद्र और राज्य का अंश कितना है, 75:25। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में क्या किया गया था, शुरू किया गया था। इसके बाद में फिर आता है मरु विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य का अंश 75:25 है। इसके बाद में कंदरा सुधार कार्यक्रम 1987-88 में शुरू किया गया था। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम ये जो 1989-90 में क्या किया गया था, शुरू किया गया था। समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम 1992-93 में, जिसमें केंद्र का 11 और राज्य का 1% भागीदारी है। इसके बाद में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1993-94 में, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1993 में, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1995 में, जल ग्रहण विकास कार्यक्रम 1995 में, जीवन धारा योजना 1996-97 में, हरियाली परियोजना 2003 में, इसके बाद में मरु गोचर योजना 2003-04 में, एकीकृत जल ग्रहण परियोजना 2008 में। यह कार्यक्रम आप याद रखना। इसके बाद में फिर आता है राज्य सरकार के क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। वो तो थे केंद्र और राज्य दोनों के संयुक्त रूप से। अब कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो राज्य सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं। तो इसमें एक नंबर पर आप याद रखना, मेवात क्षेत्रीय विकास योजना। दोस्तों, मेवात क्षेत्रीय विकास योजना 1987-88 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य है मेव बाहुल्य क्षेत्र के लोगों का सामाजिक व आर्थिक जीवन स्तर सुधारना। मेवात क्षेत्रीय विकास योजना 1987-88 उद्देश्य क्या है, मेव बाहुल्य क्षेत्रों के लोगों का सामाजिक व आर्थिक जीवन स्तर सुधारना। और मेव अलवर भरतपुर में यह योजना चल रही है, मेव यहीं पर निवास करते हैं। दूसरे नंबर पर है डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। दोस्तों, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 1994-95 में शुरू किया गया और यह राज्य के 8 जिलों में चल रहा है। 8 जिला जैसे कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर। हाँ, पीडीएफ उसकी मिल जाएगी आपको, एप्लीकेशन पर पीडीएफ भी मिल जाएगी। नंबर 3 पर है विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये 1999 में शुरू किया गया और साथियों याद रखना, हाँ, विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य है। अब वो देखो, एक तो था सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम और यह है विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। भी विधायक अपने क्षेत्र की समस्या बताएं और उन पर कार्य किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करना। इसके बाद में चौथे नंबर पर है मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 2005-06 में शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है दोस्तों, मगरा क्षेत्र की जनजातियों का जीवन स्तर सुधारना और यह दक्षिण व मध्य के 5 जिलों में चल रहा है, जैसे उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, राजसमंद है। इन जिलों में यह कार्यक्रम चल रहा है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में मगरा क्षेत्र की जनजातियों का जीवन स्तर सुधारना, दक्षिण व मध्य के 5 जिलों में ये। फिर इसके बाद में आता है दोस्तों बीहड़ भूमि सुधार कार्यक्रम। बीहड़ भूमि सुधार कार्यक्रम 2013-14 में शुरू किया गया और इसका उद्देश्य है बीहड़ भूमि को सुधारना। ठीक है, इसके बाद में फिर एक कहावत और लिखते हैं साथियों। हाँ, नेक्स्ट देखो, सुनो। राज्य में अकाल से संबंधित, राज्य में अकाल से संबंधित कहावत। एक और कहावत सुनो साथियों, एक और कहावत है, वो है पग पुगल धड़ कोडड़े बाहु बाड़मेर जावे लादे जोधपुर ठाऊ जैसलमेर। तो नेक्स्ट पेज पर लिखा यार, अट तो मजो को नहीं आसी है नहीं। आग एक है, एक कहावत और है, वो देखो, राज्य में अकाल से संबंधित कहावत। राज्य में अकाल से संबंधित कहावत क्या है? पग पूगल धड़ कोटड़े। पग पूगल धड़ कोटड़े क्या है?
पग पुगल, पग पुगल, पग पुगल धड़, कोटड़े, पग पुगल धड़ कोटड़े, बाहो बाड़मेर, बाहें बाड़मेर, पग पुगल धड़ कोटड़े बाहें बाड़मेर, जावे लादे जोधपुर, जावे लादे जोधपुर, जावे लादे, जावे लादे जोधपुर, जोधपुर, ठावों, ठावों जैसलमेर, ठावों जैसलमेर, जैसलमेर, पग पुगल धड़ कोटड़े बाहो बाड़मेर, जावे लादे जोधपुर, ठाव जैसलमेर। साथियों, पग पुगल अकाल के, अकाल के याद रखना, अकाल के भावार्थ, भावार्थ, भावार्थ क्या है? अकाल के, अकाल के पैर, पैर पुगल में, पुगल में, धड़, धड़ तो जानते हो ये, धड़ कोटड़ी, कोटड़ी में, कोटड़ी जैसलमेर में, धड़ कोटड़ी में, पग पुगल में, धड़ कोटड़ी में, बाहें, बाहें बाड़मेर में, बाड़मेर में। ठीक है। अब आना जाना, आना जाना जोधपुर, जोधपुर से, ठावों यानी पक्का स्थान, पक्का स्थान, ठावों पक्का स्थान यानी परमानेंट, परमानेंट का मतलब निर्धारित, निर्धारित, निर्धारित स्थान, स्थान जैसलमेर। ये कई बार पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जावे लादे जोधपुर से आशय है, तो यानी आता जाता जोधपुर में जरूर रुकता है। पग पुगल धड़ कोटड़े बाहू बाड़मेर, जावे लादे जोधपुर, ठाव जैसलमेर। अकाल के पैर, पैर कहां पर है? पुगल में। धड़ कोटड़े यहां कर गए, यहां लंबो पड़ा है, पश्चिमी राजस्थान सारा ने डबो दिया। यह कहावत अकाल से संबंधित है, प्रचलित है। ठीक है ना दोस्तों। तो एक बार मुझे आप ये बताएं कि आपदा प्रबंधन टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। कल न्यू टॉपिक अपने परिवहन स्टार्ट कर ले, है ना। पीपीटी से दोस्तों आपको मैं परिवहन टॉपिक पढ़ा दूंगा। कल की कक्षा यानी कल का मतलब है सोमवार की। अब कल तो मेरी मैराथन क्लास है, तो आप सभी, मैंने मैराथन क्लास शनिवार को दोस्तों आपके लिए ही रखवाई है। वो टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित चैनल पर है, और वहां आप सभी दोस्त आ जाना। आपका मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। ठीक है। करंट अफेयर बहुत से साथी ऐसे हैं, वो करंट अफेयर मैंने पीछे पढ़ाया भी था, इसलिए आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि करंट में कोई बदलता तो है नहीं। सही है ना। हाँ, भी करंट में कुछ बदलता तो है नहीं। तो बहुत साथी ऐसे हैं जिन्होंने पहले वो प्रश्न मेरे से पढ़ भी रखे हैं, दोबारा पढ़ोगे तो आपके रिवीजन हो जाएंगे। हाँ, वहां आप आ जाना। और कल अपने न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, परिवहन, मतलब सोमवार को परिवहन। आज क्या बार है? बृहस्पति है या शुक्र है? आज फ्राइडे, शुक्र है ना। हाँ, तो आज ये आपदा प्रबंधन हो गया। सोमवार को अपने टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे परिवहन, सोमवार जरूर कर देंगे। सोमवार और मंगलवार 2 दिन आपका जो टॉपिक है वो परिवहन चलेगा। पीपीटी से पढ़ा दूंगा परिवहन आपको मैं, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, अच्छे से समझा दूंगा। और उसके बाद में झील टॉपिक है, प्रश्न नहीं आते लेकिन मैं करवाऊंगा, फिर भी आपको एक ही दिन में पूरा सल्टा दिया। इसी के साथ ज्योग्राफी बाय बाय, और सभी को मैं ज्योग्राफी में गुड लक, अग्रिम शुभकामनाएं दूंगा। फिर कल्चर की क्लास स्टार्ट करूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।